हम पढ़ेंगे क्या, सामाजिक विज्ञान क्या जो क्या है आपके सप्ताह की जारी है उसका आज पार्ट नंबर 2 लेके आ रहे हैं। ठीक, इसमें क्या है, श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद, क्या श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद बहुसंख्यकवाद के बारे में पढ़ेंगे। बहुसंख्यकवाद क्या है, तो बहुसंख्यकवाद का मतलब है कि एक ऐसा विचारधारा जो बहुत लोग रहते हैं उनके आधार पर चलता है, उसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। ठीक, तो श्रीलंका की थोड़ी रूपरेखा देख लें, उसके बाद क्या करें, श्रीलंका के थोड़ी सी रूपरेखा देख लें, उसके बाद इसके बहुसंख्यकवाद पे हम जानेंगे। ठीक, तो पहली बात, श्रीलंका क्या है, एक द्वीपीय देश। क्या है, एक द्वीपीय देश। अब द्वीपीय देश का मतलब क्या है, द्वीपीय देश का मतलब यह होता है कि जिसके इर्द गिर्द क्या हो, पूरा पानी हो और बीच में क्या हो, जमीन हो, उससे कहते हैं द्वीप। ठीक, तो देखा जाए श्रीलंका के इर्द गिर्द इधर देखा जाए तो हिंद महासागर, थोड़ा सा बंगाल खाड़ी और थोड़ा सा क्या अरब सागर, तो बीच में क्या है आपका श्रीलंका स्थित है, इसलिए यह एक द्वीपीय देश है। ठीक, इसका जो पुराना नाम था, इसका जो पुराना नाम था वह है सीलोन। क्या है, सीलोन। सीलोन है क्या है, पुराना नाम है। ठीक, इसका जो राजधानी की बात की जाए, इसकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी इसकी दो है। ठीक, एक है कोलंबो। क्या है, एक है कोलंबो और एक है श्री जयवर्धनी। श्री जयवर्धनी, क्या, श्री जयवर्धनी। ठीक, इसी क्या है, दो राजधानियां हैं। अगर देखा जाए इसका जो आकार है, जो श्रीलंका का आकार है, तो हमारा जितना बड़ा हरियाणा है, हरियाणा राज्य जितना बड़ा क्या है इसका आकार है। ठीक, उसके बाद देखा जाए जो इसकी जनसंख्या है, जो जनसंख्या है वो जनसंख्या तकरीबन 1 करोड़ क्या है यहाँ पे जनसंख्या। देखा जाए श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा, श्रीलंका के बारे में जो भारत प्लस श्रीलंका के जाने की जो रास्ता है उसको कहते हैं क्या, पाक जल डमरू मध्य। क्या कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य। क्या कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। उसके बाद देखा जाए थोड़ा सा और देखा जाए, यहाँ पे जो धर्म माना जाता है, धर्म की जो मान्यता है वो मान्यता कौन से है, बौद्ध धर्म। किसकी है, बौद्ध धर्म की मान्यता है पे। ठीक, आपके शुरुआती स्टार्टिंग टाइम में आपके जो अशोक हैं, अशोक की पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र ने ही सबसे पहले यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, तभी से यहाँ पे क्या हो गया है, बौद्ध धर्म चलने लगा है। देखा जाए यहाँ पे जो भाषा है, यहाँ पे जो भाषा है वो भाषा बोली जाती है सिंहली भाषा। कौन बोली जाती है, सिंहली भाषा यहाँ पे बोली जाती है। जैसे आपके यहाँ हिंदी भाषा को मान्यता दी गई है, वैसे यहाँ पे किसको दी गई है, सिंहली भाषा को दी गई है। देखा जाए श्रीलंका भी आज आपकी तरह जैसे आपके यहाँ भी अंग्रेज आके रुके थे, आपको गुलाम किए थे, उसी प्रकार श्रीलंका के ऊपर भी गुलामी की जंजीरें में बहुत दिनों से जड़ा गया था। ठीक, 1948 में यह औपनिवेशिक शासन क्या रहा, इस पे रहा, और 1948 में क्या हुआ, श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर के आया। ठीक, ये क्या है, श्रीलंका के थोड़ी ऊपरी क्या है जानकारी है। यह एक द्वीपीय देश है, पुराना नाम इसका सीलोन है, राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनी है। आकार हरियाणा कितना है, जनसंख्या भी उसकी जितनी है तकरीबन 1 करोड़। भारत और पाकिस्तान के भी जो आने की जो भारत और श्रीलंका के आने की जो वो है रास्ता है, उसे कहते हैं पाक जलडमरू मध्य। यहाँ पे धर्म जो है वो कौन सा है, बौद्ध धर्म, और जो भाषा है सिंहली भाषा है। उसके बाद जो आजाद हुआ ये 1947 में आजाद हुआ। ठीक, यह क्या है, ये थोड़ा श्रीलंका की बैकग्राउंड के बारे में है। ठीक, लेकिन अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद कैसे शुरू हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का मतलब है कि श्रीलंका में जो लोग रहते हैं उनके आधार पे जो नियम कानून चलता है उससे कहते हैं बहुसंख्यकवाद, यानी कि जिनकी संख्या ज्यादा होगी उन्हीं के आधार पे अगर चलता है उससे कहेंगे क्या, बहुसंख्यकवाद। ठीक, तो चलता गया। थोड़ा सा इसकी अगर बनावट के बारे में देख लें तो अगर 100 माने, किसी परसेंट को हम 100 मानते हैं तो 100 माने तो 100 में से हमारा जो 74% है वह कैसा है, वह है आपका बौद्ध धर्म वाला। यानी कि 100 में ऐसे व्यक्ति हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। 100 में ऐसे व्यक्ति हैं श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। उसके बाद 18% ऐसे हैं जो मानते हैं हिंदू धर्म को और 7 मानते हैं मुस्लिम धर्म को। ठीक, यानी कि हिंदू
और मुस्लिम कितने लोग वहाँ पे 18 लोग हैं। उसके बाद जो 7 लोग हैं, 7% लोग हैं, वह है ईसाई लोग। कौन से हैं? वह ईसाई लोग हैं। जो ईसाई लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानते हैं। अब बौद्ध धर्म में देखा जाए तो बौद्ध धर्म मानने वाली जो संख्या है वो 74 है, लेकिन जो भाषा बोलते हैं वो बोलते हैं सिंहली भाषा। कौन सी भाषा बोलते हैं? वही बोलते हैं सिंहली भाषा। ठीक। उसके बाद जो हिंदू और मुस्लिम हैं वह भी भाषा बोलते हैं, लेकिन भाषा बोलते हैं तमिल भाषा। कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल भाषा को वह बोलते हैं। ठीक। 74% सिंहली भाषा, 18% तमिल भाषा, और बाकी जो 7 है ये तमिल प्लस सिंहली, तमिल प्लस सिंहली, ये दोनों भाषाएं बोलते हैं, जो कितने हैं? 7% लोग हैं। ठीक। लेकिन 18 को भी और डिवाइड किया गया है। 18 में डिवाइड किया गया है 13 और 15 में। इसको 13 और 5 में। 13 में कौन सा है? ऐसे जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं वो तमिल बोलते हैं। श्रीलंका के क्या है? मूल निवासी हैं जो क्या करते हैं? भाषा को बोलते हैं। बाकी 5 ऐसे हैं जो भारतीय तमिल हैं या भारतीय आदमी हैं या भारतीय नागरिक हैं, जो क्या करते हैं? तमिल भाषा को बोलने का काम करते हैं। ठीक। यह क्या हो गया? ये इसका थोड़ा सा देखा जाए तो वहाँ की धर्मों के आधार पे, भाषा के आधार पे लोगों का क्या हो गया? एक प्रकार से बनावट हो गया। ठीक। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? समस्या तब उत्पन्न हो गई कि जब क्या हुआ? बहुसंख्यकवाद पे जोर शोर से एक भाषा को मान्यता मिल गई। ठीक। इसको मैं थोड़ा सा इरज कर रहा हूँ। इस करने के बाद मैं आपके बहुसंख्यकवाद को बताऊंगा। 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किए गए? देखो इतना हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कैसे कैसे घटना हुई और कैसे कैसे यहाँ पे सिस्टम बना। इससे क्या हुआ? यहाँ पे अनेक समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक। जैसे कि आप लोगों को बेल्जियम पता है, मैंने बताया है कि बेल्जियम में भी क्या हुआ? एक प्रकार की समस्या हुई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ समझदारी के कारण क्या हुआ? सारा एकदम अच्छे से बीत गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? कुछ ऐसे तरीके हुए इससे क्या हुआ? यहाँ पे युद्ध की संभावना हो गई। ठीक। तो यहाँ पे जब 1948 में आजाद हुआ, 1956 आते आते बहुसंख्यकों का इतना ज्यादा रौला बढ़ गया कि इन्होंने अपने भाषा को, जो कि बहुसंख्यकवाद में जो भाषा है वो कौन सी है? सिंहली भाषा है। अपनी भाषा को श्रीलंका की राज्य भाषा के रूप में उन्होंने दर्जा दिला दिया। यानी कि 1956 में क्या हुआ कि वहाँ के बहुसंख्यक लोगों ने कौन सी भाषा को? सिंहली भाषा को। कौन सी भाषा को? सिंहली भाषा को कह दिया यहाँ की राज्य भाषा का रूप दे दिया। इससे यहाँ के हर एक स्थान पे जहाँ पे बौद्ध धर्म वाले लोग रहते हैं, उनके चाहे हर एक क्षेत्र में क्या होने लगा? या सिंहली भाषा होने लगी। ठीक। इससे क्या हुआ? जो तमिल लोग हैं यानी कि तमिल बोलने वाले हैं, उनके खिलाफ क्या होने लगा? अनेक प्रकार के शोषण अत्याचार होने लगा। यहाँ पे क्या होने लगा कि सिंहली भाषा को भाई जब राज्य भाषा का दर्जा दे देंगे, चाहे विद्यालय हो जाएगा आपका, चाहे आपका दफ्तर हो जाएगा, चाहे कोई सरकारी काम काज होगा, उन सभी में क्या होगा? उन सभी में अब सिंहली भाषा की मान्यता ज्यादा हो जाएगी और तमिल भाषा को कोई मान्यता नहीं रहेगा। लेकिन आप दिमाग लगाइए, जिसके पास तमिल भाषा का ज्ञान है, सिंहली भाषा ज्ञान नहीं है, तमिल भाषा ज्ञान है, तो उनके खिलाफ क्या होगा? अनेक प्रकार से जुल्म होंगे। क्योंकि भाई जब सिंहली भाषा को जानते नहीं है और सारा चीज किस में होगा? सिंहली में होगा, तो इनके लिए समस्या नहीं होगी। यानी कि जो 18% लोग श्रीलंका में रह रहे हैं, उनके खिलाफ क्या होगा? पूरा अत्याचार होगा। तो ये लोग क्या किए? ये लोग धीरे धीरे तो भाई बीता 4-7 साल बीता, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? ये लोग अपने हक के लिए कुछ मांग करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर आप सिंहली भाषा को पूरा राज्य भाषा का दर्जा दे रहे हैं, तो हमें कुछ न कुछ स्थानों पे हमारे शिक्षा का प्रसार, हमारे रोजगार के लिए, हमारे क्षेत्रीय शासन के लिए कुछ न कुछ आप कीजिए। इन्होंने क्या किया? जो 18% लोग तमिल भाषा बोलते थे, ये लोग कहे कि हमें क्षेत्रीय शासन, अब भाई यहाँ के निवासी हम हैं, तो हमको भी कुछ न कुछ चाहिए। हमको क्षेत्रीय शासन, हमारा कुछ रोजगार, हमारी शिक्षा, हमारा संस्कृति, ये सब क्या कीजिए? इन सब के ऊपर क्या कीजिए?
आप कुछ सोचिए, आप कुछ विचार कीजिए, ताकि हम लोग भी क्या करें, इस श्रीलंका में अच्छे तरीके से जैसे रहते थे, क्योंकि हमारा भी घर है, और हमारे घर को में हमारे घर में हमें भगा रहे हैं, तो क्या होगा, समस्या होगा। इससे क्या हुआ कि तमिल लोगों ने इन सभी चीजों को इन सबके सामने रखा, किसे, बौद्ध वालों को, सिंहली भाषा वाले लोगों के सामने रखा, ठीक। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये तमिल वाले लोग की बात, ये सिंहली वाली बात नहीं माने। जब नहीं माने तो धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे गृह युद्ध की स्थिति बनने लगी। अब गृह युद्ध क्या होता है, गृह युद्ध मतलब यह होता है कि एक देश के बीच, राज्यों के बीच होने वाला, या भाषा के आधार पे, या देखा जाए जात के आधार पे, एक ही देश के अंदर लड़ा जाने वाला जो युद्ध होता है उसे कहते हैं गृह युद्ध। तो तमिल हुए और सिंहली है, अब इन दोनों के बीच क्या होने लगा, गृह युद्ध की संभावना उत्पन्न होने लगी। इससे क्या होने लगा कि 1976 में सभी तमिल लोगों ने एक संगठन बनाया, जिसका नाम है लिट्टे। क्या नाम है इसका? नाम है लिट्टे। क्या नाम है इसका? नाम है लिट्टे, ठीक। लिट्टे का मतलब क्या होता है, लिट्टे का मतलब क्या होता है, लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम, यानी किसी लिट्टे के तहत, इस लिट्टे की जो स्थापना की थी, ये किए थे प्रभाकरण। कौन? प्रभाकरण। यह एक ऐसा नृत्य था जो कि कौन सा था, तमिल भाषा का था। वह इस लिट्टे के माध्यम से 1980 में इलम नामक सरकार की स्थापना करना चाहते थे। जो प्रभाकरण थे, लिट्टे के माध्यम से 1980 में इलम जो सरकार है तमिल का, उस तमिल सरकार की स्थापना ये लोग करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे यह 1980 में क्या हुआ, 1980 में सिंहली भाषा, 1980 में क्या हुआ, इस जो इलम सरकार प्लस सिंहली भाषा वाले लोगों के बीच क्या हो गया, सिंहली और इलम के बीच क्या हो गया, एकदम से गृह युद्ध। क्या हो गया? गृह युद्ध। जब गृह युद्ध हो गया तो श्रीलंका की जो रूपरेखा है एकदम से नष्ट हो गई। यहाँ पे जो व्यवसाय था ये भी समाप्त हो गया, लोग मारे गए। उसके बाद जो कुछ लोग थे वे क्या हो गए, वो शरणार्थी क्या हो गए, यानी कि दूसरे के शरण में, यानी दूसरे देश में जाके क्या हो गए, बस गए, ठीक। इससे क्या होने लगा, अब चारों तरफ जो श्रीलंका है, अब इसका बहिष्कार होने लगा। जैसे कि आप जान गए हैं कि बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम में भी ऐसी कुछ स्थिति हुई थी। लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे लोगों ने समझदारी दिखाने के बाद क्या किया, अपने संविधान में कुछ संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद क्या हुआ कि सारी वहां की जो व्यवस्था है वो वापस आ गई। लेकिन यहाँ पे जो पूरा सिस्टम बन रहा है श्रीलंका का भूसंकटवाद में, यहाँ पे समझौते कोई बात नहीं की गई है, केवल यहाँ पे मारपीट की, गृह युद्ध की, और अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ा। क्योंकि भाई जो भूसंकटवाद थे, जो श्रीलंका सिंहली भाषा वाले थे, वे चाहते नहीं थे कि और कोई सरकार आए, और कोई यहाँ पे तमिल यह सरकार है, जिससे क्या हो, हमारे जो एक प्रकार से राजनीति है उसमें हस्तक्षेप हो। इससे क्या होगा, और तमिलनाडु भाई वहीं के निवासी हैं, जब वहीं के निवासी हैं तो उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। इससे क्या हुआ, इन दोनों के बीच क्या हुआ, काफी ज्यादा टकराव हुआ। और टकराव तब तक रहा जब तक इस प्रभाकरण जो व्यक्ति इसकी स्थापना किए थे लिट्टे का, जब तक वो मर नहीं जाएंगे तब तक क्या होगा, या पूरी सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन 2009 में देखा जाए तो प्रभाकरण की क्या हुई, प्रभाकरण की मृत्यु हो गई। जिससे क्या हुआ कि यह पूरी जो युद्ध है, ये गृह युद्ध, ये पूरा समाप्त हो गया। लेकिन समाप्त होने में देखा जाए तो एक प्रकार से यहाँ पे बात की गई सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, बस इसको केवल समझाने का कार्य यहाँ किया गया है, ठीक। तो सत्ता की साझेदारी के लिए दो और फैक्ट दिए गए हैं, सत्ता की साझेदारी के लिए दो और फैक्ट दिए गए हैं, वो फैक्ट क्यों है, ठीक। जो सत्ता की साझेदारी का जो फैक्ट है, देखा जाए कि सत्ता की
जो साझेदारी है, साझेदारी है वह क्यों जरूरी है, वह क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। ठीक, यह प्रश्न लग जाता है कि जो सत्ता साझेदारी है वह जरूरी क्यों है। तो इसके लिए दो प्रकार के तर्क आते हैं। एक तर्क आता है आपका कौन सा, युक्ति पारक। क्या, युक्ति पारक, युक्ति परक क्या है, युक्ति परक तर्क है। और एक क्या आपका है, एक आपका है नैतिक तर्क। क्या है, एक आपका नैतिक तर्क। यह दो तर्क निकल के आते हैं कि सत्ता की जो साझेदारी है, युक्ति परक का मतलब क्या होता है, समझदारी। क्या होता है, समझदारी। समझदारी का मतलब क्या होता है कि आप उसके लाभों को, आप उसके हानियों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे विचार करेंगे जिससे क्या हो, सत्ता की जो साझेदारी है वो जरूरी हो जाए। तो आप समझदारी के अंतर्गत क्या करेंगे, चाहे आपका क्या होगा, बहुसंख्यकवाद होगा, बहुसंख्यकवाद होगा, बहुसंख्यक होगा, या फिर क्या होगा, अल्पसंख्यक। क्या, अल्पसंख्यक। इन दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए, इनके कभी कभी जब इनको लाभ होगा तो इनको हानि होगी, जब इनको हानि होगी तो इनको लाभ होगा। तो इन दोनों लाभ या हानि को आप एक समान, एक प्रकार से सामंजस्य बना के अगर रखेंगे तो क्या होगा, सत्ता की जो साझेदारी है वो अच्छे तरीके से बनी रहेगी। क्योंकि जब कभी कभी क्या होगा, जब बहुसंख्यक की बात आएगी तो इनका एकदम सुनिश्चित बात है, इनका एकदम शोषण होना जरूरी है। जब इनका शोषण होगा तो इनका क्या होगा, लाभ। जब इनका लाभ होगा क्या होगा, इनका शोषण। तो इन दोनों लोगों की आप क्या है, ऐसी स्थिति बनाएं ताकि क्या रहे, सत्ता की साझेदारी के रूप में बनाएं कि कुछ पावर इनको दे दें और कुछ पावर इनको दे दें। जिससे क्या हो जाए कि दोनों लोगों में जो एक प्रकार के असामंजस्य की स्थिति है वो दूर हो जाए, और सामंजस्य की स्थिति बनाते हुए ये अपने जीवन में लगातार कुछ न कुछ अपने देश के लिए करते रहे। ठीक, तो सत्ता साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग कम रहते हैं, जो लोग ज्यादा रहते हैं, उन दोनों लोगों को ध्यान में रखा जाए और रखने के बाद क्या कहा जाए, इस सत्ता का बंटवारा, इस शासन का बंटवारा किया जाए। ठीक, तो पहला यह हो गया। दूसरा क्या है, नैतिक तर्क। नैतिक तर्क का मतलब यह होता है कि वह एकदम से चलता है। तो पहली बात देखा जाए कि हर एक देश में लोकतंत्र की व्यवस्था लमसम आ गई है। लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वह आ गई है। जब लोकतंत्र की व्यवस्था आ गई है तो इस सत्ता की साझेदारी ही, सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। लोकतंत्र की क्या है, आत्मा। जहां पे लोकतंत्र होगा, अगर लोकतंत्र होगा, अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो एक प्रकार की जो वहाँ की शासनिक व्यवस्था है वह एकदम से हिल जाएगी। अगर सत्ता की साझेदारी अगर किया जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बेटर होगा। इससे क्या है कि सभी लोगों के माध्यम में, यानी कि सभी लोगों को क्या किया जाए, एक समान माध्यम से क्या किया जाए, सत्ता का बंटवारा किया जाए। ठीक, बंटवारा किया जाए। ठीक, इससे क्या होगा, इससे सत्ता की साझेदारी है अगर वो बनी रहेगी तो जो लोकतंत्र व्यवस्था है वह भी बनी रहेगी। ठीक, बस आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।